हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू लाइट ऑफ फिजिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल से लैग्रेंजियन इक्वेशन डिराइव की थी और अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लैग्रेंजियन इक्वेशन को रियल फिजिकल सिस्टम में अप्लाई कैसे करते हैं। हम सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग मास सिस्टम और सर्कुलर मोशन जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे यूजिंग एनर्जी मेथड। और आप नोटिस करोगे कि कॉम्प्लिकेटेड फोर्स एनालिसिस की जगह लैग्रेंजियन मैकेनिक्स प्रॉब्लम को बहुत इलिगेंट बना देती है। चलिए, सबसे पहले हम एक जनरल प्रोसीजर समझते हैं। किसी भी मैकेनिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला है चूज जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, यानी मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिलेक्ट करो जो पूरे मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। सेकेंड स्टेप है फाइंड काइनेटिक एनर्जी। सिस्टम की कोई सिस्टम की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखो। फिर थर्ड स्टेप है हमारी, हमें निकालना है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के टर्म में ही एक्सप्रेस करनी पड़ेगी। फिर हम निकालेंगे कंस्ट्रक्ट लैग्रेंजियन। कंस्ट्रक्ट लैग्रेंजियन मतलब क्या? अगर हमने निकाली काइनेटिक एनर्जी और हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, तो काइनेटिक एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को जब हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लैग्रेंजियन क्या है। ठीक है। और फिफ्थ स्टेप जो है वो है हमारी यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन। जब आप लैग्रेंजियन को कैलकुलेट कर लोगे तो लैग्रेंजियन को हम ये जो यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन है इसमें पुट अप कर देंगे तो हमें मिल जाएगी हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। ये मेथड सिस्टमैटिक, पावरफुल और कांस्टेंट सिस्टम के लिए एक्सट्रीमली यूजफुल होती है। सिंपल सी चीज है, 5 स्टेप्स बताया मैंने आपको। 5 स्टेप्स में सबसे फर्स्ट जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिलेक्ट करना है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स मतलब इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जो होंगे वही उसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे। फिर हमें उस बेस पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, देन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। लैग्रेंजियन होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से जो मैंने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी है उसको मैं कहाँ लिख दूंगी? लैग्रेंजियन की फॉर्मूले में। देन उस लैग्रेंजियन को मैं कहाँ पुट अप कर दूंगी? यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन में। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। सिंपल पेंडुलम के ऊपर ये हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं ना। ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात करी कि सिंपल पेंडुलम है, और सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करें तो यहाँ जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है? थीटा होता है। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले तो हम कार्टेशियन यूज करते थे, पर कार्टेशियन यूज करने से क्या होता था कि हमें बहुत ज्यादा वेरिएबल देखने पड़ते थे एक्स और वाई के टर्म में, फिर कांस्टेंट इक्वेशन अलग आती थी। तो हमने इसीलिए तो हम कहाँ गए? हमारे सिस्टम लैग्रेंजियन मैकेनिक्स पे गए। हमने उसे सबसे फर्स्ट यूज किया हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर 2D मोशन हो रहा है। देख रहे हैं आप कि यहाँ पर ये जो बॉब है ये अगर मूव करेगी तो ये किस फॉर्म में मूव करती? सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगी। ठीक है। अब सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगी तो दो पैरामीटर हो रहे हैं, एक बन रहा है हमारा थीटा और दूसरा बन रहा है एल। थीटा क्या कर रहा है? थीटा टाइम के साथ वेरी कर रहा है, पर एल क्या है? एल कांस्टेंट है। एल कांस्टेंट है मतलब एल कांस्टेंट है मतलब ये क्या हो गया? एक कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हो गई तो ये ऑटोमेटिक हम इसे क्या कर देंगे? इलिमिनेट कर देंगे। तो हमारा जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो किस टर्म में हो जाएगा? क्यू इक्वल टू थीटा। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हमारी काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी भी हम प्रीवियस बता चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी नॉर्मल क्या होती है? 1/2 mv² होती है। पर जो स्पीड की बॉब का जो रिलेशन है वो रिलेशन मैंने कैसे निकलवाया था? वो रिलेशन मैंने कैसे बताया था कि अपन को एक फॉर्मूला पता है, एंगल। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है। ये रेडियस है, रेडियस कितनी हो गई? एल। और आर्क कितना है? ये क्या है? आर्क है। ठीक है। ये मतलब ये जो है हमारा, ये क्या है हमारा? एक तरीके से हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट बता रहा है ना, कि कितना हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस्ड हुआ है। जैसे नॉर्मल अगर हम बात करते हैं डी आर की, तो यहाँ पर मैं इसको बोल सकती हूँ कि एक तरीके से ये क्या हो रहा है? डी थीटा। ये क्या हो रहा है? डी थीटा। ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूंगी एंगल, एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर्क अपॉन में रेडियस थीटा डॉट अपॉन में रेडियस कितनी है? एल। वेट वेट वेट, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है इसमें।
हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें निकालना है सबसे फर्स्ट चीज़ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। तो v जो होता है वो कितना होता है एल थीटा डॉट। अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में v इक्वल टू एल थीटा डॉट लिख दूं, एल थीटा डॉट, तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी 1/2 ml² थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी की टर्म पर। तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैं आपको पहले कैलकुलेट करके बता चुकी हूँ। अगर आपको इसमें भी डाउट होगा तो मैं ये पूरी जो डेरिवेशन है वो नेक्स्ट एक पेज पर पूरा की पूरा मैं आपको परफॉर्म करके यहाँ पर बता देती हूँ, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। पर यहाँ पर अभी अपन देख लेते हैं कि v इक्वल टू क्या आ रहा है mg/h हाइट होता है, तो ये कितना हो जाएगा mgl 1 माइनस कॉस थीटा। जब मैंने काइनेटिक एनर्जी, हमारा फर्स्ट टास्क ये होता है कि हम क्या निकालते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, देन हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, फिर इसके बाद हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकल गई तो हम क्या करेंगे लैग्रेंजियन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही मुझे लैग्रेंजियन मिल गया तो मैं क्या करूंगी उसे यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन पर अप्लाई कर दूंगी, देन मुझे मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन। और स्मॉल ऑसिलेशन के लिए ये स्टेप है। ठीक है। पर फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को इसको और अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं एक स्लाइड पर इसे डिराइव करके एक्सप्लेन करूंगी। ये हमारा सिंपल पेंडुलम है जो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है। जाएगा तो ये कैसे जाएगा सर्कुलर आर्क के फॉर्म में। किस फॉर्म में मूव करेगा सर्कुलर आर्क के फॉर्म में मूव करेगा। इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है एल है। ये कितना है हमारे पास थीटा है। ठीक है। अब मुझे सबसे फर्स्ट चीज मुझे ये पता है कि एंगल इक्वल टू क्या होता है। सबसे फर्स्ट चीज फर्स्ट टास्क था हमारा। फर्स्ट टास्क में यहाँ पे लिखते जा रही हूँ, हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स बता दिए है ना। सबसे पहले हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स लिखना है कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है थीटा। सेकेंड स्टेप में मैं बात करना चाहूंगी कि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं टी से। और टी होता कितना है, टी होता है 1/2 mv²। अब मुझे टी निकालने के लिए प्रोसेस करनी है, तो मैंने टी इक्वल टू फॉर्मूला लिख लिया एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। तो आर्क कितनी है मेरे पास, आर्क को तो मैंने कुछ आर के फॉर्म में लिख लिया है अभी। और ये रेडियस जो है मेरी वो कितनी है एल है। और एंगल कितना है थीटा। तो आर इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ एल थीटा लिख सकती हूँ। ठीक है। अब ये मेरे पास आर आ गया। पर मुझे निकालना क्या चीज है, आर बोलूं तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ एक तरीके से क्यू भी बोल सकती हूँ है ना। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है सबसे पहले वेलोसिटी। वेलोसिटी क्यों निकालना है, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में क्या है टी इक्वल टू 1/2 mv²। तो वेलोसिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना पड़ता है dr/dt। अगर मैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के टर्म में बात कर रही हूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ dq/dt इक्वल टू ये कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर dq/dt अगर मैं करूंगी एल d/dt करना है किसका, d/dt किसका करना है एल थीटा। सॉरी हाँ डॉट नहीं है अभी यहाँ पे, वेट 2 सेकेंड, ये मैंने नेक्स्ट स्टेप यही कर दी परफॉर्म। ये मैंने लिखा एल थीटा। अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करती हूँ तो सिंपल सी चीज है, टाइम के साथ लेंथ चेंज हो रही है। क्या टाइम के साथ लेंथ चेंज नहीं हो रही, क्योंकि लेंथ क्या है कांस्टेंट है। तो लेंथ को मैंने क्या करके लिख लिया, लेंथ को मैंने लिख लिया बाहर, ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन में डी टी। ठीक है। तो यहाँ पर मैं वेलोसिटी को क्या लिख सकती हूँ, वेलोसिटी इक्वल टू एल थीटा डॉट। आ रही है बात समझ में कि मेरे पास वेलोसिटी का ये फैक्टर कैसे आया। तो यहाँ पर वेलोसिटी के फैक्टर से अब मैं इसको क्या बोल सकती हूँ कि मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी 1/2 mv²। तो 1/2 m तो उतना के उतना ही रहेगा, v की जगह मैंने क्या लिख लिया एल थीटा डॉट, इसका मैं स्क्वायर करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1/2 ml² थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है। ये मेरे पास कौन सी टर्म आ गई, ये मेरे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैंने कैलकुलेट कर ली 1/2 ml² थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है। ये टर्म यहाँ तक हमें मिल गई।
फर्स्ट चीज़ हमने क्या करा, जनरलाइज़ कोऑर्डिनेट पता करें कि जनरलाइज़ कोऑर्डिनेट क्या है, थीटा है। सेकंड हमने देख लिया जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, 1/2 mv², जो फाइनली मैंने कैलकुलेट करी थीटा के टर्म में, क्योंकि जनरलाइज़ कोऑर्डिनेट है हमारा थीटा, तो हमें जो वेलोसिटी है वो भी थीटा के टर्म में ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो थीटा के टर्म में मैंने काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करके बता दिया आप लोगों को। अब मुझे निकालना क्या है, अब मुझे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। mgh मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइट कितनी काउंट होगी, यहाँ पर आपका पेंडुलम आ रहा है, पर ये वाली जो हाइट, ये वाली जो हाइट है ना, ये वाली हाइट हमें पता होनी चाहिए कि ये हाइट कितनी है इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टास्क मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। अब मैं सेकंड टास्क की बात कर रही हूँ। सेकंड टास्क में किसके लिए कर रही हूँ, पोटेंशियल एनर्जी के लिए कर रही हूँ। V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है mgh। अब सिंपल सी चीज ये है कि हमें ये वाली हाइट पता करनी है। तो ये वाली हाइट अगर मुझे पता करनी है तो इसके लिए दो चीजें, एक तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इसकी पूरी लेंथ कितनी है। ठीक है, इसकी पूरी लेंथ कितनी है, L, वो मुझे पता है क्योंकि ये क्या है, ये भी रेडियस ही है, रेडियल डिस्टेंस है, और ये वाली भी क्या है, रेडियल डिस्टेंस है। अगर ये L के बराबर होगा तो ये भी किसके बराबर होगा, L के बराबर होगा। अब यहाँ से मेन चीज आती है मुझे कि मुझे निकालना अब एक डिस्टेंस और है, वो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की, ये वाली डिस्टेंस है ना, मुझे कहाँ से कहाँ तक की निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर अप्लाई कर सकती हूँ एक सिंपल सा फैक्टर, यहाँ पे ये थीटा, ये है 90 डिग्री। तो ये वाली टर्म जहाँ पे दोनों एंगल पता होते हैं वो क्या होता है, बेस। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, नहीं सॉरी, हाँ परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। अब आप सिंपल सी चीज देखो कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है बेस, और आपको हाइपोटेनस पता है ना। तो बेस और हाइपोटेनस किस में आता है, सिंपल सी चीज है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ कि मुझे ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी, मैं इसको जो भी नाम देना चाहूँ, पर मुझे बेस पता करना है कि बेस कितना है, अपॉन में हाइपोटेनस कितना है, एल कॉस थीटा। तो फाइनली मेरे पास जो बी है वो कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। ठीक है, बी इक्वल टू कितना हो गया, एल कॉस थीटा। तो मुझे करना क्या है, मुझे इस पूरी लेंथ में से इस वाली लेंथ को सब्सट्रैक्ट करूंगी, तभी तो मुझे इसकी लेंथ पता चलेगी कि ये जो हिस्सा है ये कितना लंबा है, इसकी लंबाई कितनी है ना। ठीक है, तो वही इसकी हाइट होगी जो इसकी, ठीक है। तो एम जी एच को मैं किस किस तरीके से लिख सकती हूँ, एम जी एच कैसे पता चलेगा, जो पूरी लेंथ है उसमें से मेरा ये जो बी वाला पार्ट है ना, बेस वाला पार्ट है, उसको मैं क्या कर दूंगी, माइनस। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एम जी एल कितना है, ये रहा मेरा एल, एल की जगह तो मैंने एल ही लिखा है, और ये हो गया एल कॉस थीटा। मतलब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, एम जी एल 1 - कॉस थीटा। ठीक है, तीन चीजें हमने कैलकुलेट कर लिया। सबसे फर्स्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले हमने क्या करा है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लिया है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कितना है हमारा, थीटा है। ठीक है, सेकेंड में हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mL² थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड में मैंने क्या निकाल लिया है, पोटेंशियल एनर्जी, जो कितना है mg L 1 - कॉस थीटा। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ स्टेप क्या है मेरे पास, फोर्थ स्टेप है लाग्रांजियन निकालना। लाग्रांजियन क्या होता है, लाग्रांजियन होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है मेरे पास, 1/2 mL² थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mg L 1 - कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर ये मेरे पास लाग्रांजियन आ गया। अब फिफ्थ स्टेप क्या बोली थी हमने, हमें अप्लाई करना है यूलर लाग्रांजियन इक्वेशन पे। तो यूलर लाग्रांजियन इक्वेशन क्या होती है, यूलर लाग्रांजियन इक्वेशन होती है d/dt dl/dq डॉट मतलब यहाँ पे क्या होगा, d थीटा डॉट माइनस dl/d थीटा इक्वल टू 0। तो लाग्रांजियन की जो वैल्यू है उसे अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, ठीक है, जो लाग्रांजियन की जो वैल्यू है उसे इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मुझे आगे का रिजल्ट पता चल जाएगा। पर ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ कि अगर हमारे इसी स्लाइड में आ जाए। यहाँ पर मैं इसको, ये वाले सेक्शन को मैं इलिमिनेट करके यहाँ नीचे लिख रही हूँ।
माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ताकि हम इस वाले सेक्शन में हमारा सम कर सकें। चलिए, तो हम आ गए हमारी यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन पे। क्या निकाली हमने यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन? डी बाई डी टी डी एल बाय डी थीटा डॉट माइनस डी एल बाय डी थीटा इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इस की वैल्यू को रख दूंगी। सिंपल सी चीज है, डी कैलकुलेशन है, आप लोग को ऑलरेडी आती है। डी थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा मेरे पास एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, माइनस का मैंने साइन लगाया, वो माइनस का साइन लगाने के बाद में, है ना, ये तो माइनस का साइन है। अब डीएल बाई डी थीटा करा, इस वाली टर्म का करेंगे तो इस वाली टर्म का तो क्या हो जाएगा, 0, फिर माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का करेंगे तो 1 का तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और कॉस थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो किसके बराबर हो जाता है, साइन थीटा के बराबर हो जाता है। और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन है साइन थीटा, और वो हो जाता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस। तो फाइनली ये इक्वल किसके बराबर हो गया, 0 के, है ना। तो मेरी जो इक्वेशन है ये मेरे पास ये रहा प्रीवियस स्लाइड। हाँ ठीक है, अपन करेक्ट चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ पर हो गया एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू 0। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को एम एल स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, मतलब यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, एम एल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे भी मैंने क्या करा, एम एल स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, तो जो इक्वेशन है वो किस तरीके से फॉर्म में आ जाएगी, थीटा डबल डॉट प्लस जी बाय एल साइन थीटा इक्वल टू 0। तो ये जो था, ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब मैंने क्या करा, मैंने स्टार्टिंग करी कहाँ से, सबसे फर्स्ट मैंने लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करी, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी इन द टर्म ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, देन लैग्रेंजियन कैलकुलेट किया, और लैग्रेंजियन कैलकुलेट करने के बाद यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन में इसे रख दिया। जब हमने यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन में हमने रखा तो हमें फाइनली हमें क्या मिल गया, इक्वेशन ऑफ मोशन। मीन्स मैंने स्टार्टअप यहाँ पे फोर्स से नहीं किया, मैंने स्टार्टअप कहाँ से किया, एनर्जी की टर्म में किया, और एनर्जी की टर्म में स्टार्टअप करने के बाद कहाँ पे लेके आ गई मैं, फाइनली आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पर लेकर के आ गई, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको पता चल जाएगा तो आपको फाइनली आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो इसको सॉल्व करके कि थीटा टी की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको थीटा टी पता चल गया, मतलब इस आपको इस मोशन से रिलेटेड इसके सारे पैरामीटर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब वहां पर जहाँ पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स होती थी तो वहां पर हमें पहले फोर्स को निकालना पड़ता था, फिर फोर्स के थ्रू हम सारी चीजें कैलकुलेट करते थे। पर यहाँ पर हमें फोर्स नहीं भी पता है, अगर हमें एनर्जी पता है तो एनर्जी के बेस पर हम पूरी पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर सकते हैं, कांस्टेंट को इजीली सॉल्व कर सकते हो, और देन हम साइटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं हमारी प्रीवियस स्लाइड पर। ये रहा, हमने ये इक्वेशन डिराइव करके आपको बता दिया। देन इसके बाद एक केस लगाया है। जनरली होता क्या है कि जो अपना हार्मोनिक ऑसिलेटर सिंपल पेंडुलम है, अगर मैं उसमें बॉब को बहुत ही स्लाइटली शिफ्ट करूं, मतलब जो थीटा है वो बहुत ही स्मॉल एंगल से शिफ्ट करूं, तो स्मॉल एंगल पे क्या होता है कि जब स्मॉल एंगल की बात करी जाती है तो स्मॉल एंगल पे क्या होता है, जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह मैं क्या कर सकती हूँ, थीटा रख सकती हूँ। तो ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में हो जाएगी, थीटा डबल डॉट जी बाय एल थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये डेरिवेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, इसके मेनली इसकी फिजिकल मीनिंग को समझना है कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। अब इस इक्वेशन का फिजिकल मीनिंग, हमारे पास इक्वेशन तो आ गई। एक्चुअली होता क्या है, जो पेंडुलम होता है उस पर कौन सा फोर्स एक्ट करता है, उस पर जो फोर्स एक्ट करता है वो होता है रेस्टोरिंग फोर्स। और ये फोर्स जो एक तरीके से क्या होता है, रेस्टोरिंग टॉर्क है ना, सॉरी मैंने फोर्स बोल दिया। जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम पर क्या होता है, रेस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करता है, और ये टॉर्क बॉब को वापस इक्विलिब्रियम की पोजीशन में, ये जो टॉर्क है ये इसको क्या करेगा, वापस से इक्विलिब्रियम की पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। इसी वजह से क्या होता है, ऑसिलेशन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जैसे ही बॉब को मैंने कुछ अप्लाई करी, एनर्जी दी, बॉब इस साइड गई, पर
उस रेस्टोरेंट टॉर्क ने उसे क्या करा, वापस से उसकी इनिशियल कंडीशन में लाने की कोशिश करी, और जैसे ही वो अपनी इनिशियल कंडीशन पर आएगा, तो वो ना रुक करके और आगे की तरफ जाता है, और इसी तरीके से इसके ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है? अब अगर हमने यहाँ पर इक्वेशन देखी, तो ये आपका वही नॉर्मल इक्वेशन है जो कहाँ से आया है, जो मैंने प्रीवियस इक्वेशन डिराइव करी सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन से, क्योंकि ये क्या होता है, जो हमारा एम थीटा डबल डॉट होता है वही क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, एम जी साइन थीटा, एल को भी अगर हम इक्वल करके जीरो कर दे। ठीक है, लेकिन स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। तो इस केस में अगर मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूँ, मैंने क्या करा है, साइन थीटा को जब मैंने साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा तब लेके करा, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L/G। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन को मैंने किससे कंपेरिजन कर लिया, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। ये ऑसिलेशन की इक्वेशन होती है, तो वहां से अगर मैं ओमेगा को कंसीडर करूं, ठीक है, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा हो जाएगा √G/L। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन में ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू आ रही है √G/L। तो फाइनली मैं यहाँ से मैंने क्या करा है, टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूस एक्सचेंज होती रहती है, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम। यहाँ जनरलाइज कोऑर्डिनेट है थीटा, पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ, पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो चलिए अब देखते हैं हम हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है स्प्रिंग मास सिस्टम का। ठीक है, यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है एक्स। और नॉर्मली हम ये बेसिक स्टैंडर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, इसकी काइनेटिक होती है 1/2 mx स्क्वायर। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं करा है, 1/2 mv स्क्वायर। और v क्या होता है, v क्या होता है आप लोगों को ऑलरेडी पता है, क्योंकि यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट ही क्या दिए, यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या दिया है, एक्स दिया है ना। तो v इक्वल टू डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ ना कि v इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्टली बोल सकती हूँ, v इक्वल टू डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि v इक्वल टू क्या है, dx अपॉन में dt। सिंपल सी चीज है, तो यहाँ पर ये आ गया। पोटेंशियल एनर्जी आप सभी जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो -kx होता है इसके लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई 1/2 kx स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, मैं लैग्रेंजियन कैलकुलेट कर सकती हूँ। लैग्रेंजियन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। लैग्रेंजियन एक बार अगर आपको कैलकुलेट हो गया, तो आप क्या करोगे, यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन लोगे, यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन में इसे पुटअप करोगे, देन हमें मिल गई यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन। जब हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन का जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो कुछ इस फॉर्म में आता है, a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर अगर ओमेगा की बात करूँ, तो ओमेगा क्या होता है, √k/m। ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज आप नोटिस करो, हमें डायरेक्टली स्प्रिंग फोर्स एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी है ना। एनर्जी मेथड ने प्रॉब्लम को बहुत ही सिंपल बना दिया, और बहुत ही सिंपल वे में हमने इसे क्या करा, सॉल्व कर लिया। यहाँ पर हमें वो जो फोर्स होता है -kx करके, वो फोर्स के थ्रू हमने नहीं भी करा तो भी, ऐसे तो इसको फोर्स के थ्रू भी पढ़ चुके हो आप लोग, 11th क्लास में ऑलरेडी देखा, और बेसिक बीएससी में भी देखा होगा। पर यहाँ पर हमने इस प्रॉब्लम को किसके थ्रू सॉल्व किया, लैग्रेंजियन के थ्रू। और ये बहुत ही ईजी बन गई। शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा, पर जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे वैसे आपको ये प्रॉब्लम
बहुत ईज़ी लगने लगेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारी स्लाइड में नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल पेंडुलम। अब हम पेंडुलम में एनर्जी कंजर्वेशन को समझते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? टी प्लस वी हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर मैं बात करूँ एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या हो रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या हो रहा है? अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूँ, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। इसीलिए एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है और पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। पर मीन पोजीशन पर अगर बात करी जाए तो पोटेंशियल एनर्जी, मीन पोजीशन पे क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। इसलिए पेंडुलम जो होता है मोशन एक्चुअली काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के कंटिन्यूअस कन्वर्जेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये यहाँ पर से आप समझ सकते हो। देखिए, सबसे फर्स्ट चीज़ अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूँ, एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूँ मतलब क्या हुआ? ये बॉब को मैंने मूवमेंट दिया, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया। अब इस एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन पर आने के बाद एकदम से काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही पोटेंशियल ज़्यादा हुआ, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और वो वापस से अपनी इनिशियल कंडीशन में आने की कोशिश करेगी। अब ये आ गई अपनी मीन पोजीशन पे। जब मीन पोजीशन पे आएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, इसी वजह से बॉब यहाँ पर रेस्ट की कंडीशन में नहीं आती है और बॉब कहाँ चली जाती है? आगे की तरफ। फिर वापस से एक्सट्रीम कंडीशन पे आई। एक्सट्रीम कंडीशन पे क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, पोटेंशियल बढ़ी, ग्रेविटेशन के कारण ये वापस से क्या आ जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल हो क्या रहा है? जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, उनका जो सम है, वो इस कंडीशन में हमेशा ही क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाई लैग्रेंजियन मैकेनिक्स इज पावरफुल। आप सिंपल सी चीज़ है। हम लोगों वैसे तो इतनी 3-4 स्लाइड जो भी मैंने बताई है उसमें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी यहाँ पर एक हमने लैग्रेंजियन कैलकुलेट करा है। यूलर लैग्रेंजियन से हमने इक्वेशन ऑफ मोशन कर दी, हमने पैरामीटर्स भी कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को भी कैलकुलेट कर लिया है। तो फिर हम यहाँ पर एक बार और देखते हैं कि हमें क्या इसके एडवांटेज मिल रहा है, क्यों ये इतना पावरफुल है। तो सबसे फर्स्ट चीज़ न्यूटन मैकेनिक्स में क्या थी? हम फोर्स बेस्ड अप्रोच यूज़ कर रहे थे, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट सिस्टम में क्या हुआ? फोर्स एनालिसिस बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। तो लैग्रेंजियन मैकेनिक्स का यूज़ करके हमने क्या करा? उसने एनर्जी बेस्ड अप्रोच यूज़ करी। अब एनर्जी बेस्ड जब हम फोर्स की बात कर रहे थे, तो फोर्स में बहुत सारे वेक्टर टर्म आ रहे थे। बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो रही थी, जब हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा था। पर अगर सिस्टम को मैं लैग्रेंजियन के थ्रू सॉल्व करूँ, तो लैग्रेंजियन में क्या है? मुझे वेक्टर टर्म पे तो जाना ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट एनर्जी और एनर्जी वेक्टर के फॉर्म में तो होती नहीं है। मैंने डायरेक्ट एनर्जी ली और मैंने क्या करा? उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इसलिए क्या हो गया? इक्वेशन क्या हो जाती है? इक्वेशन क्या होती है? कॉम्पैक्ट होती है। कांस्टेंट यहाँ पर क्या हो जाते हैं? नेचुरली हैंडल हो गए। लैग्रेंजियन में हमें अलग से कांस्टेंट को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कांस्टेंट्स क्या हो गए? नेचुरली हैंडल हो गए। और मल्टी बॉडी सिस्टम भी ईज़ियर है। अगर आपके पास जैसे कि सबसे फर्स्ट चीज़ आपने पेंडुलम का प्रॉब्लम देखा यहाँ पर। पेंडुलम का जो प्रॉब्लम था उसमें फर्स्ट चीज़ ये थी कि एक्स और वाई अगर जनरलाइज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लेते, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस होती। कॉन्स्टेंट्स इक्वेशन को अलग सॉल्व करना पड़ा। पर मैंने क्या करा? सिंपल सा कंसेप्ट या जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स बता दिए कि थीटा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? इजीली कॉन्स्टेंट भी सॉल्व हो गया। ये वाला एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर भी इजीली कॉन्स्टेंट सॉल्व हो गया। फिर अगर मैं बात करूँ प्लानेटरी मोशन की, तो प्लानेटरी मोशन में भी सेम यही चीज़ मिलेगी आपको। और अगर मैं बात करूँ रोबोटिक्स की या फिर क्वांटम फिजिक्स की, तो इन सभी जगह पर या मल्टी बॉडी है आपके पास, मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मोशन का, तो वहाँ पर आप इजीली लैग्रेंजियन के थ्रू आप उसको हैंडल कर सकते हो, है ना। ये सिर्फ एक मेथड नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न फिजिक्स की लैंग्वेज है, ठीक है। तो फाइनली आज की क्लास में हमने क्या देखा? फाइनली आज की क्लास में हमने लैग्रेंजियन इक्वेशन मैकेनिक्स प्रॉब्लम को एलिगेंट एनर्जी इक्वेशन में कन्वर्ट करा। और हमने देखा कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लैग्रेंजियन, यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन, पेंडुलम एप्लीकेशन, स्प्रिंग मास सिस्टम और एनर्जी कंजर्वेशन, सभी को हमने सिस्टमेटिकली हैंडल किया, ठीक है। और अब हम एनालिटिकल मैकेनिक्स की
स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर चुके हैं, ठीक है? हमने मेनली लैग्रेंजियन इक्वेशन देखी, इसकी जो एप्लीकेशंस थे, एप्लीकेशन देखे वो भी देख लिए, प्लस हमने समझ लिया कि लैग्रेंजियन को कैलकुलेट कैसे करना है ना? सबसे बड़ी पिक्चर तो ये है कि लैग्रेंजियन को कैलकुलेट कैसे करना है। सबसे फर्स्ट हमने चूज़ किया का हमारा जनरलाइज़्ड कोऑर्डिनेट्स, देन जनरलाइज़्ड कोऑर्डिनेट सिलेक्ट करने के बाद हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी इन द टर्म ऑफ जनरलाइज़्ड कोऑर्डिनेट्स। और जब हमें पता चल गया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो L इक्वल टू हमने किया काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। एक बार आपको लैग्रेंजियन पता चल गया, अप्लाई कर दिया यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन पे, देन हमें मिल गई इक्वेशन ऑफ मोशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपको फाइनली मिल जाएगा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। और अगर आपको एक बार जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स मिल गया तो आप उससे कुछ भी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। तो मीन्स हमें पूरा के पूरा सिस्टम हमने सॉल्व कर दिया। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एडवांस एप्लीकेशन और कंजर्वेशन लॉज स्टडी करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप लर्निंग विथ लाइट ऑफ फिजिक्स। थैंक यू।